Yes, good morning everybody. And now you can write your present in comment box. All students listen carefully. Today we will start a new chapter of SST, Human Settlement and Environment and Communication. This is the seventh chapter of Geography. उससे पहले हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर पढ़ा. उसके नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे. वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. आज छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने सेव कर रखा है. सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट अस स्टार्ट. आराम से सावधानी के साथ इसको सुनिए. उसके बाद में एक और वीडियो है वो देखेंगे. ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ देर. ओके, अपना माइक म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए. रिकॉर्ड हो रहा है तो अपना वीडियो ऑन रखिए. बार बार मैं आपसे बोलता हूँ, तो अपना सभी वीडियो ऑन रखेंगे. ऑडियो को म्यूट कर लें. वीडियो ऑन कर लो. आरिस, आदित्य, हर्षित, परिधि, अभिश्री, रिधिमा, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा, ताकि रिकॉर्ड में आपका पिक्चर भी दिखाई दे. और कोशिश आप ये करिए हमेशा जब भी क्लास होती है आप एकदम रेडी होकर के बैठें. और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी प्रोफाइल में, जी स्वीट आईडी की प्रोफाइल में अपनी फोटो नहीं लगाई है, ध्यान से सुन लीजिए. आपको अपनी यूनिफॉर्म के साथ अपनी पिक्चर लगानी है. ठीक है, ओके, ठीक है. अब स्टार्ट करता हूं मैं. आराम से ध्यान से सुनिए बिना कोई डिस्टरबेंस के. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को खत्म होने के बाद मेरे से बात करें. Human environment, settlement, transport and communication. In earlier you have learned that early human beings relied entirely on nature for food, clothing and shelter. With time, they learned new skills to grow food, homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. Settlements are places where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlements flourished and civilizations developed near river valleys. Types of settlements. Settlements can be permanent or temporary. Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements.
The people living in deep forests, hot and cold deserts, and mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting cultivation, and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. यस बेटा, देखो इस चैप्टर में, इस वीडियो के माध्यम से हमने सबसे पहले ये जाना सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट दैट्स वी आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस। हम सभी लोग कहीं ना कहीं रहते हैं। अब रहने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ लोग परमानेंट प्लेसेस में रहते हैं, कुछ लोग परमानेंट नहीं रह करके टेम्पररी रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हमारे माता पिता है, एक पक्का घर बनाते हैं हमारे लिए, तो उसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट का मतलब एक व्यवस्थित तरीके से रहना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमानेंट नहीं रह पाते हैं, जैसे खानाबदोश लोग होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं। जैसे पुराने समय में आपने देखा था कि रहने के लिए ज्यादातर लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। नदी के किनारे रहने की वजह क्या थी? उनकी जो डेली नीड्स हैं, जो आवश्यकता, जैसे उनको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो कहाँ मिलता था? पानी मिलेगा, जैसे नदी के पास रहते थे वहां पानी मिलेगा। भोजन कहाँ से मिलेगा? जंगलों के पास मिलेगा। पहले सभी लोग कंदमूल, फल फूल इस्तेमाल खाने के लिए करते थे, है ना? तो इसलिए वो परमानेंट प्लेसेस में रहते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो किसी जंगल एरिया में रहते थे, फिर वहां के संसाधनों का उन्होंने यूज कर लिया, फिर दूसरे जंगल में चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर्डर्स हैं, गैदर्स हैं, जो कलेक्ट करते हैं, खाना कलेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ जैसे भेड़ है, सीप्स हैं, है ना, गोट है, बकरियां हैं, है ना, कैमल, काऊ और कैटल्स जो रखते हैं अपने साथ, वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए लेके जाते हैं। तो वो परमानेंट कभी घर नहीं बना पाते। आज भी आप देखते होंगे कई राजस्थान के लोगों को, आपने देखा होगा, मैं राजस्थान से जुड़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, राजस्थान के कई लोग भेड़ों को लेकर के, ऊंटों को लेकर के और अपने यहाँ मध्य प्रदेश में आते हैं। देखा होगा आपने, देखा है किसी ने Yes, उनको sir. चराते हुए देखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप बताइए, क्या ऐसे लोग परमानेंट घर बना करके रह सकते हैं? No, sir. No, sir. बताइए, नहीं रह सकते ना, वो नहीं रह पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? No, sir. टेम्परेरी घर बनाते हैं। टेम्परेरी अपने साथ एक तंबू लेकर के, और कई जहां भी रात भर रुकते हैं वहां तंबू लगा लेते हैं अपनी आड़ के लिए, हवा से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए वहां रुकते हैं, खाना खाते हैं, दूसरे दिन अपना तंबू समेटते हैं, फिर वापस से चले जाते हैं, है ना? अब इस चीज को और हम बेहतर तरीके से समझेंगे। एक वीडियो और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप उसको देखिएगा, वो पूरा चैप्टर आपको क्लियर करेगा। फिर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएंगे। ओके, मैं स्टार्ट करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir.
To the seventh chapter, Settlement, Transport and Communication. I apologize for producing this video so late. I've been a little busy lately. In case most of you want to know what is that, I have been writing articles for few newspapers. It takes good amount of time there as well because many newspaper editors want fresh perspective and it's really difficult to find a fresh perspective in terms of textual matter. Anyways, I hope you like this video. Let's begin. So we are going to cover topics in a step-by-step manner. Here is a brief synopsis of what we are going to cover in this chapter. Let's begin with the first topic. Settlements are places where people build their homes, how you and I have. Now let me tell you a quick story about how human settlement began. Just stick along and it'll be interesting. Earlier human beings lived on trees and in caves. We are talking about early men. Then later on when they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. Because it doesn't make sense coming from far away to grow crops in some lonely faraway land. Hence they needed a house next to the land. Call them whatever you want to, but they were smart to build home near the river valleys as water was available and land was fertile. And they कर देता हूं, आपको समझ में भी आएगा। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, जैसे थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले लोगों ने केव्स में रहना शुरू किया है ना। सेटलमेंट दो प्रकार का है, परमानेंट एंड टेम्पररी। तो परमानेंट एक जैसे केव है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो अर्लियर जो पीपल हैं वो नेचुरल प्लेसेस में रहते थे, घर नहीं बनाते थे, नेचुरल प्लेसेस में जैसे केव्स हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं, उनके पास वो रहते हैं। उसके बाद में आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से वो अपने काम करते हैं। उनका मेनली जो काम है वो फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड है। फिर कैटल्स उन्होंने पालना शुरू किया है। तो आप अब देख पा रहे होंगे कुछ रो जिनको हम कच्चा मकान बोल सकते हैं कि कच्चे घर उन्होंने बनाना शुरू किया है ना। यहाँ से आप समझते चलिए। Smart to build home near the river valleys as water was available and land was fertile. And then much later on with the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed. Today's towns and cities are the end result of early men. अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू होता है, तो देखो ये ट्रेड की एक पिक्चर बता रहे हैं आपको कि ट्रेडिंग जब शुरू होती है तो इंसान ने अपने आप में डेवलपमेंट किया। और आज जो आप देख पा रहे हैं वो यहाँ तक हम यूं ही नहीं पहुंचे हैं, हमने डेवलपमेंट किया है तब तक पहुंचे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये बता रहा है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसा, इसमें सेटलमेंट कैसा है ना, रहने की व्यवस्थाएं कैसी कैसी हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अच्छे से बेहतर तरीके से ये समझाना है कि रहने के तरीके अलग अलग क्यों हैं। क्यों पहले लोग केव्स में रहते मकान बनाते थे, आज क्यों पक्के मकान बनाने लग गए हैं। कॉमर्स ट्रेड इतना बढ़ चुका है कि हमने अपने आप में डेवलप। फिर ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और फिर कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से बात करना क्यों जरूरी है और इन चीजों का क्या हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप आराम से तसल्ली से इसको सुनिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप नोट करिए, बाद में आप मेरे से पूछिएगा। Men's thoughtfulness of residing next to rivers. Settlements are of two types, permanent or temporary. Any type of settlement which is of short term or short time is called temporary settlement. The people who live in deep forests, hot and cold deserts and mountains often have such temporary settlement. One good example of people who fall in temporary settlements are nomads. So these people practice hunting, gathering, shifting cultivation and transhumance. The meaning of transhumance is moving from one place to another depending on the climatic season. For example, the tribes who live in the mountainous region of Himalaya, during winter they move to the plains area where there isn't much cold, and then during summer they go back to the mountainous. देखो इसमें दो मीनिंग आई है, एक तो नोमेड्स और दूसरी मीनिंग है ट्रांसह्यूमेंस। नोमेड्स का मतलब है खानाबदोश लोग, जो घुमंतु लोग हैं, जो अपने साथ में कैटल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको नोमेड्स कहते हैं हम, है ना। उनको हिंदी भाषा में हम घुमंतु बोलते हैं या खानाबदोश बोलते हैं, जो एक दिन खाना आज यहाँ खाएंगे कल कहाँ कहीं और खाएंगे। दूसरी मीनिंग है ट्रांसह्यूमन। ट्रांसह्यूमन दैट मीन्स द पर्सन्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वो। उनमें भी वही घुमंतु और खानाबदोश टाइप के लोग हैं, लेकिन मीनिंग समझना आप बस। आगे देखिए इसी को।
this region where it's cold. On the other hand, those settlements where people build homes to live in is called permanent settlement. Today, there are more permanent settlements than temporary settlements. In today's time, we have two different pictures of settlements. One is the rural and one is the urban. Villages fall under rural settlement, where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craftswork, and trading. They're usually compact, small, and scattered, spread across various places. Rural settlement is mostly found in hilly areas, thick forest, and regions of extreme climate. Because if you see, these areas have natural vegetation cover intact and also rich in natural resources. Since most of the rural people are engaged in primary activities, and primary activity itself is associated with natural resources that are available naturally, hence making these places an ideal place to stay. On the other hand, urban settlements refer to towns and cities. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, and services. And the ideal places for urban settlement is usually areas of hot climate. And that's why you see the houses in an urban settlement is made out of bricks and stones, mud, clay, etc. So this was a brief differentiation between urban and rural settlement. Now that we know how settlement happened, let's try to understand how the connection between these settlements occur. Let's try to understand what transport means. Transport is the means by which people and goods move. If you see, in the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animals to carry their goods. One of the greatest inventions that made transport easier was the invention of the wheel. Now, अब देखो यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट का मीनिंग बताया जा रहा है, विच मीडियम यू ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसे माध्यम जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का सीधा सा मीनिंग ये है। It is very easily to understand that how many types of transport. First is roadways, second is railways, third is waterways and airways. क्या क्या माध्यम हो सकता है, सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, पानी के माध्यम से और एयरवेज के माध्यम से। ये हमारे मेजरली 4 तरह के ट्रांसपोर्ट है। तो आपसे जब क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, तो आप कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट दैट मीन्स विच, हम कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट का मीनिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे एक पर्टिकुलर प्लेस में हम लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं को हम परमानेंट कहेंगे। टेम्पररी के लिए क्या कहोगे, ए शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम किसी प्लेस में रहते हैं तो वो टेम्पररी हो। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स अ मीडियम वी विल यूज वन प्लेस टू for move one place to another place. How many types of transport, that you can say majorly 4 type of transport: roadways, railways, waterways and airways. Okay, कंटिन्यू करेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे से समझिए, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। today we have aeroplanes that are made travel faster. Modern means of transport thus saves time and energy. So the 4 major means of transport are roadways, railways, waterways, and airways. Let's understand about each one of them. The most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. Now, roads are of 2 types, metalled and non-metalled. The metalled road is also called Pakka road and unmetalled road is called Kacha road. So if you look at the road map of India, we have a dense network of roads. Roads have always been built in terrains like deserts, forests, and even high mountains. We also have roads underground in subways and underpaths. And then we have flyovers which are built over raised structures. So this was all about roadways. Coming to the next transport, railways. The railways are basically for carrying heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. The rail transport developed because of the invention of steam engine and the industrial revolution. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. Now we have super fast trains to make the journey faster. Again, the rail network is well developed over plain areas, but we also have railway lines in difficult mountain terrains. But they are very less in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. So if you look at this map, it is the longest railway system connecting St. Petersburg in Western Russia. यहाँ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो अभी सबसे पहले रोडवेज की बात हुई। रोडवेज की जब बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार के रोड होते हैं, एक होते हैं कच्चे और एक होते हैं पक्के। जो डामर से कोलतार से बनते हैं उनको पक्का बोलते हैं हम,
अब रोड भी बहुत प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे मैदानी भाग में भी बनते हैं, पर्वतों पे भी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो शो करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाए इस बात को अच्छे से। देखो यहाँ आप रोडवे देख रहे हैं, यहाँ आप कच्चा और पक्का रोड देख रहे हैं, एक ग्रामीण इलाके में है और एक डेवलप इलाका है जहाँ पे पक्का रोड बनाया जा रहा है। भारत में कितने रोडवेज हैं आप देख सकते हैं, ये एक जाल बताया जा रहा है। न केवल ऊपर ही बल्कि सबवे भी बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड भी रोड बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर भी बनाए जाते हैं, जमीन से ऊपर भी बनाए जाते हैं रोड। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे रेलवेज की बात करेंगे तो रेलवेज का जो मोस्टली जो यूज है, एक तो हैवी गुड्स के लिए, जो भारी चीजें होती हैं ट्रेड के लिए, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल होता है। और रेलवे आज अभी से विकसित नहीं हुआ है। सबसे पहले स्टीम इंजन, जब भाप का इंजन आया था उससे पहले कोयले से बनते थे सब, कोयले से रेल का इंजन चलता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th सेंचुरी में, याद रखना सभी लोग, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आयरन और कोल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लग गया और मशीनों का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और तभी स्टीम इंजन आया। जो आप देख पा रहे हैं ये एक स्टीम इंजन है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक तो डीजल इंजन, देखो बताया जा रहा है कि डीजल इंजन किस प्रकार का होता है, आपको यहाँ शो हो रहा है पिक्चर। इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे लगा होता है उसमें, है ना, और इलेक्ट्रिक मोटर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगी होती थी, उस समय की बात है जब सबसे पहले ये चले हैं। आज तो बहुत चीजों में बदलाव आ गया है, आज इतना बदलाव आ चुका है। आप देख पा रहे हैं रेलवेज को, आप देख रहे होंगे कितना कनेक्टिविटी हो चुकी है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। अब यहाँ बात हो रही है सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो व्लादिवोस्टॉक, रशिया के व्लादिवोस्टॉक से शुरू होकर के, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ईस्ट साइड में देखिए, व्लादिवोस्टॉक से शुरू होकर के और ये सीधा सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच रहा है। इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन और यह 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ध्यान रखिए इस बात को, कभी भी अगर क्वेश्चन होता है कि विश्व में सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो किसका है, तो आप कहेंगे रशिया का है। क्या नाम है उसका, ट्रांस साइबेरियन, है ना। और रोड की बात करेंगे तो आप ध्यान से सुन, अमेरिकन पैसिफिक एक वो है रोड है, वो सबसे बड़ा है रोड के मामले में। दूसरा है उसी में कैनेडियन सबसे बड़ा है अमेरिकन पैसिफिक, उसके बाद में कैनेडियन पैसिफिक, वो भी चैप्टर में दिया हुआ है, आप उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, सुनिएगा So if ध्यान you से। look at this map, it is the longest railway system connecting St. Petersburg in to Vladivostok on the Pacific coast. The third mode of transport is waterways. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods for over long distance. So they are mainly of two types, inland waterways and sea routes. The rivers and lakes that can be navigated are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the River Nile in Africa. Now sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting heavy goods from one country to another. Some of the important ports of the world are Singapore, Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Coming to the last mode of transport, airways. London and इसको एक बार वापस से दोबारा से सुने, ध्यान से सुने कि मेजरली जो वाटरवेज के जो पोर्ट्स है वो कौन कौन है। मैं दोबारा से इसको प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी जगह कौन कौन से है और आप उनको देखिएगा भी। आपको देखो ये मैप दिखाई दे रहा है, ये भारत का मैप है। जो वाटरवेज है ज्यादातर रिवर्स से कनेक्टेड है। देखो वाटरवेज कहाँ होंगी, जहाँ रिवर्स होंगी, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र का है। आपको देखो ये बताया जा रहा है NW का मतलब यहाँ पे है नेशनल वाटरवे, ध्यान रखिएगा, नेशनल वाटरवे जो गंगा नदी पे बना हुआ है पहले नंबर का है। दूसरे नंबर का कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा। और पांचवें नंबर का कौन सा है, ये सुंदरवन का है और ये भी एक ब्राह्मणी जो रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे इसको ध्यान से सुनेंगे कि मेजरली कौन कौन सी जगह है जहां ये रिवर सिस्टम है। तो जैसे नील नदी है, नील नदी आपको दिख रही है अफ्रीका में है, मिस्र से होके, यहाँ देखो मिस्र से होके निकल रही है, ये नील नदी है।
नील नदी के दो पार्ट हैं और यह विक्टोरिया लेक में जाके गिरती है। देखो ये विक्टोरिया लेक है, यहाँ जाके इसमें समाहित होती है। लेक विक्टोरिया कहाँ है? युगांडा के पास में है। यहाँ से निकल के दो रिवर है, एक है व्हाइट नील और एक है ब्लू नील, दोनों एक हो जाती हैं और फिर नील नदी के नाम से आगे भूमध्य सागर में पहुंचती है, मेडिटेरेनियन सी में पहुंचती है। इसी के पास में रेड सी है, आप रेड सी देख पा रहे होंगे। इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, ये वो कंट्रीज हैं जहां से होकर के रिवर निकलती है। उसके बाद में आप मैप में देख रहे होंगे जो भारी है, बल्क आइटम्स हैं। बल्क का मतलब होता है ग्रुप में बहुत सारी चीजों को एक साथ ले जाने के लिए हम वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें देखना है वर्ल्ड में कौन कौन से पोर्ट हैं। पोर्ट भी तो बने हैं, जो कोस्टल एरियाज होंगे ना, पोर्ट वही होंगे। तो जिन सिटीज का आप नाम सुने तो ध्यान रखें, वो सारे कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। goods from one country to another. Some of the important ports of the world are Singapore, Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Coming to the last mode of transport, airways. It is the fastest way of transport developed in the early 20th century. Now it is अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सस्ता और सुगम माध्यम कौन सा है, तो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं आपको। अगर छोटी दूरियों के लिए आपको जाना है तो सड़क मार्ग आपके लिए सबसे अच्छा होगा। लंबी दूरी के लिए आपको जाना है, जहां आप एक ही राज्य में है या एक ही जिले में है या एक ही देश में है, तो आपके लिए रेलवे अच्छा होगा। लेकिन आपको अगर एक देश से दूसरी जगह जाना है और जहां आप भूमिगत रास्ते से नहीं जा सकते, जहां आप सरफेस एरिया से नहीं जा सकते, तो कहां से जाएंगे? फिर आप जाएंगे वाटरवेज से बस। और ये भी सोचिए कि थोड़ा और भी टाइम मान लो लग रहा हो, और भी ज्यादा टाइम लग रहा हो, आप लेट हो रहे हो या आपको जल्दी पहुंचना हो और दूरी भी बहुत ज्यादा हो, तो आपको एयरवेज के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ध्यान से सुनिए। is also the most expensive due to high cost of fuels. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. ये भी खास बात सुन लीजिए, एयरवेज है ना, ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना संभव नहीं है। एयरवेज का देखो सबसे अच्छा, जैसे कभी फ्लड होता है, कभी कहीं है या अर्थक्वेक होता है, वहां पे तुरंत आपको मदद पहुंचानी है, तो बताओ एक बार बोल के, सबसे अच्छा माध्यम कौन सा होगा? सर एयरवेज। बताइए। सर एयरवेज। वेरी गुड, चलो और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। Helicopters are used in the time of for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. And some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt. अब यहाँ देखो, जितने भी एयरपोर्ट है वो सारे बताए जा रहे हैं। आप भारत के ऊपर फोकस करिए, मेनली भारत में कौन कौन से हैं। देखो, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, श्रीलंका में कोलंबो, और इधर देखो मलेशिया में सिंगापुर, कुआलालंपुर, इधर बैंकॉक देख रहे होंगे, हांगकांग देख रहे होंगे, चाइना में ग्वांगझू देख रहे होंगे, है ना, शेंजन देख रहे होंगे, चाइना में संघाई है, इधर देखो अफ्रीका में आ जाओ, नैरोबी है, इधर जोहान्सबर्ग, केपटाउन, है ना, अकरा, ढाकार, और इंग्लैंड पे आ जाइए। इंग्लैंड में देखो, यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ डबलिन है, मैनचेस्टर, एम्स्टर्डम, लंदन, ब्रुसेल्स, यहाँ फ्रांस में पेरिस, तो ये सभी स्पेन में जैसे मैड्रिड, ये यूएसए में आइए, अमेरिका में आइए, अमेरिका में भी बहुत सारे देख रहे होंगे, सेंट लुइस, डेट्रॉयट, शिकागो, टोरंटो, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन, है ना, कैलोरेटो, ओरलैंडो, मियामी, अटलांटा, ह्यूस्टन, मैक्सिको एक अलग से कंट्री है तो उसमें मैक्सिको, ये सारे आपको मैप में देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से मेजर एयरपोर्ट्स हैं। थोड़ा सा और बच रहा है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। And Cairo. Coming to the last part of this chapter, communication. It is the process of conveying messages to others. With the development of technology, now we have faster mode of communication. Newspaper, radio and television comes under mass media because it has the potential of covering
देखो, कम्युनिकेशन का मतलब सीधा सा है, डिलीवर द मैसेज वन टू अनोदर। हम अपना कोई संदेश किसी को भेजना चाहें, जैसे आप मुझसे कोई बात करना चाहें, आप कोई बात मुझसे पूछना चाहें, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप कहेंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो अपनी बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति से कहना चाहते हैं तो उसके माध्यम क्या क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, मीडिया माध्यम, इंटरनेट एक माध्यम है कि आप व्हाट्सएप से, आप वीडियो कॉल से, आप चैट करके बता सकते हैं। टेलीविजन भी एक माध्यम है जहां एक तरफा चीजें होती हैं, ध्यान रखिए इस चीज को। इंटरनेट के माध्यम से आप एक से दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन टेलीविजन में क्या होता है, आपको सूचनाएं दी जाती है, आप तक सूचनाएं पहुंचती है, आप नहीं दे पाते वो सूचना। रेडियो भी इसी तरह का माध्यम है जहां आपको कोई भी सूचना मिल जाती है। न्यूज़पेपर भी एक तरह से प्रिंट माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, जहां आप कोई भी खबर, कोई भी न्यूज पढ़ सकते हैं। मैगजीन्स भी आपको पर्टिकुलर किसी के बारे में नॉलेज दे सकती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। हमारा अगर मैसेज हम किसी को पहुंचाना चाहें तो उसके पीछे माध्यम क्या है। आगे देखिए इसको। Covering large number of people. Satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral, wealth, weather forecast, and disaster warning. Internet has also played a crucial role. Now we can send electronic mails or emails through internet. You can also have wireless communication through your cellular phones. Internet not only provides us with worldwide information, it also helps us in interacting. Oh, by the way, you're watching this video and I'm showing it to you. This is also because of this. This is a fine example. जैसे सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँ कि इंटरनेट का या मीडिया का सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है, तो एक बात बताओ, आप वीडियो ओपन करो एक बार। अब जैसे आदित्य को मैं देख पा रहा हूँ, है ना, प्रयाग को मान लो मैं देख पा रहा हूँ, हारिस को देख पा रहा हूँ, तो ये भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में। क्यों आदित्य, ये कम्युनिकेशन नहीं है हमारे बीच में? यस सर। ये कम्युनिकेशन ही है। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं। जैसे, हाँ हारिस, क्या हाल है आपके? हारिस, यस सर। बढ़िया हो? यस सर। रेगुलर क्लास ले रहे हो? सर अभी सर नेट खत्म हो गया था तो क्लास नहीं ले पाए थे। अब देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कम्युनिकेशन है, समझ रहे हो? यस सर। इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये जिस मीडिया, चलो प्रयाग आप बताओ मुझे, प्रयाग यस सर। आप बताओ मुझे, हम जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सा मीडियम है बेटा? ये कौन सा मीडियम है बताइए? ये मीडिया का कौन सा मीडियम है जो हम आपसे कर रहे हैं? सर इंटरनेट। बताइए। सर इंटरनेट, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। ओके, चलो समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको। चलो और देखिए What इसको, internet एक जस्ट means 1 to मिनट के us. लिए। This brings us to the end of this chapter. I hope you gained some info. If you enjoyed these अब videos and आपको see क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसमें कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कोई आपसे बात कोई आपको पूछनी हो, देखो आप सभी माइक ऑन करिए एक बार, माइक ऑन करके बताइए, सेटलमेंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गौतमी मुझे बताइए, सेटलमेंट कितने प्रकार का होता है, बताइए, 2 टाइप्स के होते हैं नाम बताइए। सर, परमानेंट और टेम्पररी। वेरी गुड, नाइस नाइस। चलो संस्कृति मुझे बताइए, परमानेंट कौन से होते हैं? संस्कृति। यस सर। परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट कौन से कहेंगे हम, किसको कहेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट है? सर जैसे बिल्डिंग्स अपनी। हाँ, सबसे अच्छा आंसर आपका हो सकता है कि सर लंबे टाइम के लिए, अगर लॉन्ग पीरियड में अगर हम किसी जगह रहते हैं तो वो कौन सा सेटलमेंट हो जाएगा? परमानेंट।
चलो तमसी, मुझे ये टेम्पररी सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं? सर जैसे कि कोई भी जैसे अलग अलग शहर में जाकर वहां पे एक दिन रुककर और वहां से चला जाए। हाँ, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना? यस। वेरी गुड, नाइस। और ट्रांसपोर्ट के लिए, चलो कृष्णा बताइए मुझे, ट्रांसपोर्ट का मतलब आप क्या समझते हैं? यस कृष्णा। सर ट्रांसपोर्ट तीन तीन प्रकार के होते हैं। 3 नहीं 4। मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या मतलब समझते हैं आप ट्रांसपोर्ट का मतलब? देखो आसानी से जवाब दीजिए। इफ अ पर्सन ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, विच इज द मीडियम इज यूज्ड बाय देम। हाँ, very good। अगर किसी मीडियम का वो इस्तेमाल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यस सर। चलो अभिश्री बताइए मुझे कि कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं? अभिश्री, फोर टाइप्स के। नाम बताइए। टेल मी द नेम्स ऑफ। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मुझे बताएंगे, उद्देशिका बताएगी। अगर मुझे लंबी दूरी के लिए जाना है, बहुत कम समय में पहुंचना है, भले खर्चा ज्यादा हो जाए, तो मुझे कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सर एयरवेज। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब जरा मुझे बताएंगे, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, कि अगर मुझे पास में ही जाना है, आसानी से मैं पहुंच भी जाऊं और ज्यादा टाइम भी ना लगे, ज्यादा खर्चा भी ना हो, तो प्रयाग, सॉरी, युगांतर बताएंगे मुझे, युगांतर बताएंगे, युगांतर मुझे कौन सर से? रोडवेज। वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट आंसर, रोडवेज। और अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जब हम पानी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, या अलग अलग कोस्टल एरियाज से होकर के अगर हम गुजरते हैं, तो ट्रांसपोर्ट यूज होगा। तो ये जवाब बताएंगे मुझे, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? हम बताएं, हम बताएं सर। बताएगी मुझे रिधिमा बताएगी, रिधिमा बताएगी। यस रिधिमा, यस सर। कौन सा माध्यम होगा बेटा? सर अगर पानी के माध्यम से जा रहे हैं तो सर वाटरवेज। हाँ, पानी के माध्यम से जा रहे हैं, वाटरवेज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप शायद बेहतर हैं। अब जरा मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का है कि मुझे अपनी बात किसी को पहुंचानी है, किसी को कहनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अ मैसेज डिलीवर्ड बाय मी टू अनदर पर्सन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस बात को हम क्या कहेंगे? तो ये जवाब देंगे मुझे हारिश। इसे मैं क्या कहूंगा? सर कम्युनिकेशन। हारिश, राइट, कम्युनिकेशन, वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन? कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं कम्युनिकेशन के? हारिश बताइए मुझे, जो आपको ध्यान में हो। सर इंटरनेट, इंटरनेट, ओके, टेलीविजन, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन। मैगजीन, वेरी गुड। सर और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं ना? मोबाइल हो सकता है। यस, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो। रिटर्न में हम लिख करके भी भेज सकते हैं, तो मैसेज भी हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, रिटर्न मैसेज भी हो सकता है, टेलीग्राम भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। ये सभी कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। हाँ, टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी क्या हैं? ये सभी कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। चलो, आज आपको बेहतर समझ में आया। अब आपको रीडिंग टास्क कंप्लीट करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं। हाँ बेटा, तमसी बोलिए। सर कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स क्यों बनाए जाते हैं?
पोर्ट्स बनाने का एक पार्टिकुलर प्लेस होता है बेटा, जहां पर जहाज को, शिप्स को रोका जा सके, जहां पर उनको रखा जा सके, सामानों को जहां से लैंड किया जा सके। कोस्टल एरियाज की वजह क्या होती है, जैसे कोई एक कंट्री है और कोई दूसरी कंट्री है, तो बीच में थोड़ी पोर्ट बनाएंगे, क्योंकि वहां से ला करके फिर कोस्टल एरिया पे लाओ, फिर वहां से लेके जाओ। तो क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज के पास में, क्योंकि पानी का छोर वही है, तो वहां से आगे जो जिस कंट्री के पास में भेजा जाएगा तो उसका किनारा भी उधर की तरफ ही पोर्ट बना होगा, ताकि दोनों के बीच में दूरी ज्यादा ना बढ़े, है ना। Yes, sir. ऐसा भी नई दिल्ली में पोर्ट बनाओ और इंग्लैंड में भेजना हो तो पहले गुजरात आना पड़ेगा या मुंबई लाना पड़ेगा सामान को। तो पोर्ट को हम नई दिल्ली क्यों बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे बताओ? सर गुजरात में बनाएंगे, या कोस्टल एरियाज के पास में जो जगह होगी, जो स्टेट होंगे, वहां बनाएंगे। इसलिए ताकि ट्रेडिंग में सुगमता हो, सिंप्लिसिटी हो, आसानी से पहुंच हो चीजों की, इसलिए कोस्टल एरियाज पर ही बनाए जाते हैं, है ना। सर